गुड इवनिंग। Good evening, sir. आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. चलिए, लेट अस कंटिन्यू। तो व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड? हमने क्या डिस्कस किया था भाई? Sir, electrostatic pressure पे क्वेश्चन देता है। हाँ, वो तो हो गया था। उसके बाद बस दैट वाज द लास्ट पॉइंट ना? Yes. ठीक है। अच्छा, यहीं पे हेलो। सर एक डाउट था। हाँ, बताओ तो। तो वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से 4 पाई फील्ड लाइन निकलने का मतलब क्या होता था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज से 4 पाई फील्ड निकलने का क्या मतलब होता है? जी सर। एक्चुअली ये जो तुमने बोला ना यूनिट ये, हालांकि ये मतलब आज के डेट में सही नहीं है, पहले ऐसा बोलते थे हम लोग। मतलब ये दिस इज नॉट ट्रू इन दीज डेज। इनिशियली वी यूज्ड टू से इट लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाऊं। ठीक है। पहले जानते हो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते थे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते थे बताओ सेवन? सर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। हाँ, ठीक है, पहले ऐसे करते थे। ठीक है, अब ये क्वालिटेटिव तो जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली नंबर्स की बात हम लोग नहीं कर सकते। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते थे? ठीक है। अच्छा, एक बताओ, एक अगर 1 यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है, we have 1 CGS unit of charge, then what is the अगर 1 CGS unit of charge है तो what is the field at distance of 1 centimeter? क्या होना चाहिए कूलम्स लॉ के हिसाब से? सीजीएस। के के हाँ, एक मिनट, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यूब आर हाँ, के स्क्वायर। क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना भाई। फील्ड इज व्हाट? के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट? यस यस। तो फील्ड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ठीक है। यस तो अच्छा ये बताओ, क्यू अगर 1 CGS यूनिट रखते हैं तो ये मान लो 1 CGS यूनिट चार्ज है, और यहां से 1 सेंटीमीटर फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सीजीएस में के की वैल्यू क्या होती है भाई? 1। क्यू भी 1 है और आर भी 1 स्क्वायर है। सब कुछ सीजीएस में ले रहे हैं ना? क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या? कैसे 1 क्लियर है? यस सर। अगर आप 1 CGS यूनिट चार्ज लेंगे तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1 CGS यूनिट। ठीक है। यस क्यों? सर। सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है, और आर हमने यहाँ 1 ही लिया, क्यू 1 दे ही रखा है। ठीक है, यस ओके, ठीक है। अब जरा इसको ऐसे सोचो, ये मान लो 1 CGS यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, इससे मान लो एन लाइन्स निकला। कितना लाइन निकला? एन लाइन्स निकला। अगर मैं आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर लूं चार्ज को सेंटर मानते हुए, व्हाट इज दिस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान लो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से मान लो एन लाइन्स निकला। कितना निकला? एन लाइन्स। तो फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
क्यू बाई 4πr² होना चाहिए ना भाई, yes sir, Yes, sir. सॉरी n बाई 4πr² होना चाहिए ना, क्या yes sir, n हमको निकालना है, तो व्हाट इज n? n इज e इंटू 4πr²। अगर मैं q को 1 रखूं और r को भी 1 रखूं तो क्या आ रहा है, e 1 है, n 4 pi, हाँ कितना आ गया, n कितना आ गया, 4 पे आ गया। Yes, sir. yes इसका sir, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज से कितने नंबर ऑफ लाइन निकलेंगे, 4 pi, 4 pi. 4 पाई लाइन, तभी जाके 1 कूलम 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 सीजीएस यूनिट ऑफ फील्ड डिफाइन होगा ना। Yes, sir. हाँ तो ये पहला काम है, ये पहले ऐसा बोलते थे, क्या करते थे, पहले हम लोग क्या बोलते थे कि यूनिट चार्ज से कितना लाइन निकलेगा, 4 pi, कितना जोर से बोलो, 4 4 pi, pi. 4 पाई। यानी पहले हम लोग ऐसा बोलते थे 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज 1 सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज से कितने लाइन निकलेंगे, 4 पाई निकलेंगे। लेकिन जानते हो इसका कॉन्ट्राडिक्शन आ, ठीक है भाई, कैसे आ गया मैं बताऊं, ये एक लाइन चार्ज, ठीक है भाई, क्या ये लाइन चार्ज है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ सीजीएस में ये है लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो सोचो अगर मैं आर रेडियस का, इससे तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे ना, कैसे निकलेंगे, मान लो एक लाइन चार्ज है तो उससे फील्ड लाइंस कैसे निकलते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1 दी गई, 1 सीजीएस यूनिट, ठीक है ना भाई। yes sir, Yes, sir. तो अब ये बताओ अगर मैं 1 सेंटीमीटर का सेल बनाऊं, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे ना वैसे, Yes, sir. सिलिंड्रिकल सेल बना तो इसका तो कट सरफेस एरिया कितना हुआ, 2 pi r. पाई आर एल, क्योंकि 2 पाई इंटू 1 इंटू एल, एल चलो कुछ भी हो, ठीक है, ओके। तो अगर एल लेंथ है तो एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज कितना हो गया, लेमडा एल 1 एल इंटू एन, इतना फील्ड निकलेगा ना भाई, क्या आ गया फील्ड, फील्ड क्या आ गया, लेमडा 1 यूनिट ले लें, एल एल तो कैंसिल आउट हो गया, कितना फील्ड आ गया, एन बाई 2 पाई, और एन कितना है भाई, 4 पाई है ना। अरे यूनिट चार्ज कितना लाइन से निकलता है, लेमडा अगर 1 है तो 4 4 pi. पाई बाई 2 पाई, तो ये 2 आ गया क्या, 2 सीजीएस यूनिट आ गया ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ लेकिन अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना, फिर का फॉर्मूला तो ये होता है ना लाइन चार्ज की वजह से। Yes, sir. Yes, sir. हाँ एक मिनट, ये अगर मैं लेमडा को 1 रख लूँ और आर को भी 1 रख लूँ, ये कितना आ गया, फिर 2 ही आ गया क्या, इस तरह से ये डिफाइन हो गया। बाकी बहुत सारे केस में जब ये फेल कर जाता है तो बाद में इसको इसका क्वांटिटेटिव रेटिंग हटा दिया गया, ठीक है भाई। Yes, sir. Sir. हाँ तो पहले हम लोग क्या बोलते थे, 1 सीजीएस यूनिट से कितने नंबर ऑफ लाइन निकलते हैं, 4 pi, 4 pi. 4 पाई, लेकिन अब इसको नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है, जी क्योंकि sir, अब ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है। ये जरूर बोलेंगे कि यहाँ पे फिर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ लाइंस पर एरिया ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा ये कहना मुश्किल, ठीक है भाई। नाउ इट इज ओनली फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट, राइट, नॉट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट।
मतलब पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे ऐसे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। अब हम जरूर ये बोलेंगे कि जहाँ फील्ड ज्यादा होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां पे ज्यादा होगा, लेकिन कितने होंगे इसको क्वांटिफाई नहीं करना, राइट। यस सर। हाँ, ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बस बचा हुआ है, वो बता दूंगी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह लेते हैं इसको, है स्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई, बोलिए। चलिए, a spherical surface of radius r is uniformly charged. A spherical cell of radius r is uniformly charged. ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज विथ चार्ज क्यू कितना, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। A spherical surface of radius r is uniformly charged with charge q, ठीक है भाई, राइट। ठीक है भाई, यस। A spherical surface is uniformly charged with charge क्या, Q. यू। ठीक है। What is the force exerted by one half on other, जैसे इसको पार्ट 1 मान लें और इसको पार्ट 2 मान लें, यानी एक पार्ट दूसरे पे क्या फोर्स आएगा ये पूछा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन हाफ ऑन द अदर, ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन हाफ ऑन द, कोई एक हाफ दूसरे हाफ पे कितना फोर्स लगाएगा ये बताओ। It is the force exerted by one half on the other. बताइए कैसे निकालेंगे। हाँ बताइए कैसे विजुलाइज करेंगे। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, मेरे क्वेश्चन को जरा चेक करता हूँ। चलो क्वेश्चन में ये पूछता हूँ, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्या आंसर होगा। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एनी हेमिस्फेरिकल पार्ट, किसी भी हेमिस्फेरिकल पार्ट पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक स्फेरिकल सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज, आर रेडियस का सरफेस है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी सारा चार्ज सरफेस पे डाला हुआ, यूनिफॉर्मली डाल दिया। चार्ज कितना डाला, क्यू, रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। अब एक प्लेन है जो इस
स्फेरिकल सर्फेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्ट ऑन द अदर। ठीक है, मतलब ये मेरा क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, बट मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मेरे पहले ये पूछ रहा हूं व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी हेमिस्फेरिकल पार्ट। जैसे पार्ट 1 पे नेट हेमिस्फेरिक फोर्स क्या लग रहा है ये जानना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कोई भी पार्ट कंसीडर करेंगे। मान लो यहाँ पे छोटा सा पार्ट कंसीडर किया, मान लो ये डीएस एरिया का कंसीडर किया, तो इस पे चार्ज कितना है, सिग्मा डीएस है ना भाई। Yes, sir. ठीक है, अब इस एलिमेंट को हटा के अगर मैं बाकी की वजह से यहाँ फील्ड सोचूं तो कितना है, मतलब इस पार्ट पे फोर्स डीएफ लग रहा है सिर्फ इसी पे, बाकी का फोर्स तो डीएफ हो गया डीक्यू इनटू फील्ड ड्यू टू अदर पार्ट्स। और अदर पार्ट का फील्ड क्या होता है, अगर कोई छोटा सा एलिमेंट हटा देते हैं बाकी का फील्ड क्या होता है, इवन होता है ना, जो रेडियली आउटवर्ड होता है। Yes. इवन इवन जैसे कल हम लोगों ने निकाला था ना, इवन ई टू बाहर की तरफ इवन ई टू सम हो गया था, अंदर में इवन माइनस ई टू 0 हो गया था, इवन इजिकल टू ई टू आ रहा था, और इवन इजिकल टू नेट फील्ड का आधा आ जाता था क्या। ठीक है ना भाई। Yes, sir. सर। हाँ, यानी यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला आ रहा था वो क्या आ रहा था, टीएफ बाई डीएस, वो तो निकाला था ना हमने, कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, ये आया था ना भाई। यानी हमें खाली इस एलिमेंट की बात करूं तो इस एलिमेंट में जो नेट रेडियली आउटवर्ड फोर्स है वो इतना लग रहा है पर यूनिट एरिया। अरे पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं ना। यस सर। हाँ, इसी तरह से आप सोचो, यहाँ तो चलो ये ऐसा लग रहा है, इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट ले लूंगा, इसी के मतलब जस्ट इसके अपोजिट, जैसे ये जस्ट ऊपर लेंगे तो यहाँ पे वही फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे यही फोर्स उतना ही एरिया लेंगे तो ऐसे लग रहा होगा ना। तो इस तरह से फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हेमिस्फेरिकल पार्ट नहीं। यस सर। सर। इस हेमिस्फेरिकल पे हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स है उसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो किधर आ जाएगा, इस तरफ आएगा क्या। यस सर। सर। आएगा ना, कितना आएगा। तो आप ये सोचिए कि हर एक का वही एरिया एलिमेंट लेना है जो उसका प्रोजेक्शन लेना है इस तरफ। तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो एरिया एलिमेंट का प्रोजेक्शन आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन, ये टोटल ये वाला एरिया आएगा। यानी जो हमारा फोर्स होता है ना ये इस हेमिस्फेरिकल पार्ट में हो जाएगा स्टैटिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं, यानी नेट एरिया एक्चुअल एरिया नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर का इन सारे वेक्टर्स का वही सम हो रहा है ना, ये वाला एलिमेंट ये वाला कंपोनेंट का ही सम होना है ना भाई, फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम नहीं कटा, इसलिए टोटल एरिया का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला एरिया ले रहे हैं प्रोजेक्शन एरिया। ठीक है, एक्चुअली ये एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर है ना, यस सर। 2 यस पाई आर सर। स्क्वायर नहीं लेना है, इसका प्रोजेक्शन एरिया ये एरिया होगा, ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, वो नहीं लेना है। ठीक है, सर। कितना आ गया ये, यस स्टैटिक प्रेशर तो हम लोग जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर, स्टैटिक प्रेशर कितना, सिग्मा कितना है, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा जो है वो हो जाता है क्या, यानी ये मेरा फॉर्म आ गया, देखो यही फॉर्म आ गया, यानी फोर्स आ गया ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ओके, सिग्मा स्क्वायर बाई Yes. 2 एप्सिलॉन। हाँ, अब देखो एक और काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सिग्मा क्या होता है भाई, Surface charge density. यानी सिग्मा हो गया क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। Yes. यस sir. अगर मैं इसको क्यूबेटर में लिखूं तो क्या बनेगा वो, तो आई वांट टू राइट दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ क्यू, देन व्हाट, सिग्मा को लिख देंगे क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। Yes.
तो सिंपल करके बताओ ना, क्यू के टर्म, क्यू और आर के टर्म में बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या बना। Q square by 32 pi square R square epsilon naught. मुझे तो लग रहा है 16 में हो जाएगा। सिक्सटीन तो नहीं हो जाएगा। सोलह दोनों 32, 32 में से 4 गया तो 8, सॉरी 8 हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये 8 आ जाएगा। ठीक है भाई। सर 32। हम्म, 32 कैसे आ रहा है? Pi square भी आ गया नीचे। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। Yes sir. तो 16 16 32 हो गया, और जब हम 1/4 पे एप्सिलॉन को के लिखेंगे, 32 में से 4 गया तो 8 हुआ ना भाई। So फिर एक पाई। ये पाई तो सारा हट गया ना, एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही तो के लिखा है। नीचे देखो नहीं पाई सर, स्क्वायर आया है, पाई स्क्वायर आ रहा है ना। नीचे आ रहा है पाई स्क्वायर। एक पाई बचा ना, जी और के में भी एक पाई जाएगा ना। अरे के 1/4 सर पे एप्सिलॉन आपने, नॉट होता है। यस सर, ऊपर के में एक पाई जाएगा, दूसरा पाई नीचे नहीं है ना। अरे भाई मेरे, सिग्मा में 2 पाई है ना नीचे, पाई स्क्वायर आएगा ना, और ऊपर एक सिग्मा पाई आर स्क्वायर है, ये वाला पाई। ये पाई से एक पाई कैंसिल हुआ, और एक पाई जो बचा वो के में आ गया। यस यस, नहीं आई बात समझ? आई सर। अरे भाई सिग्मा जो होता है ना, होता है क्या, यस सर आया। कोई बात नहीं। और किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो उसको ये होता है, समझ में आया? ठीक है भाई। सिग्मा हुआ क्यू अपन 4 पाई आर स्क्वायर, ये डाल दिया, सॉल्व कर लिया, ये आया है। ठीक है भाई। ये क्या हुआ, नेट फोर्स ऑन ए हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है भाई। Yes sir. ठीक है। अब ये कैसे कहोगे कि दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एनी हाफ ऑन द अदर। तुम कहोगे अभी इसमें देखो, चलिए ये तो नेट फोर्स हो गया, तो इसमें इस वाले पार्ट का एलिमेंट का भी तो फील्ड यहाँ पे था, क्योंकि जब आपने ये वाला एलिमेंट कंसीडर किया, व्हेन यू हैव कंसीडर्ड दिस एलिमेंट, apart from this element you have considered the field of all the elements, इनका भी तो फील्ड रहा हुआ है इसमें। यस सर। तो how it is the force of only this part, because जो अपने खुद के पार्ट है उनका भी तो फील्ड का कंट्रीब्यूशन है इस फोर्स में, है ना। यस सर। तो फिर ये कैसे कह रहे हो, लेकिन यही आंसर है, क्यों है देखो, इसके वजह से मान लो यहाँ कोई फील्ड होगा, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से वहां भी तो फील्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ अगर कोई फील्ड होगा तो इसकी वजह से ये फील्ड यहाँ भी होगा। तो जो फील्ड यहाँ होगा वो यहाँ होगा, तो जब जितना फोर्स ये लगाएगा इतना फोर्स ये भी तो लगाएगा, यस सर। तो उनका तो सम जीरो ही हो जाएगा ना। यस सर। इसीलिए जो फील्ड फोर्स है, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट पे नेट फोर्स है, हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर पार्ट। ठीक है। यस सर। हेमिस्फेरिकल पार्ट पे जो नेट फोर्स है, आई कैन से दैट इज इक्वल टू व्हाट, नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय क्या, अदर पार्ट्स। क्लियर है? यस सर। Yes sir. हाँ, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राइट। यस सर। ठीक है भाई। ठीक है। सर तो आंसर Yes sir. हाँ, यही आंसर है, K/8 Q स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इनफैक्ट एक बार आईआईटी में भी आ चुका है। आप इसको चाहो तो सिग्मा वेक्टर में भी लिख सकते हो,
चाहो तो क्यू के टर्म में लिख सकते हो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है भाई, यू कैन राइट इन बोथ वेज, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आल्सो, इन टर्म्स ऑफ क्यू आल्सो, राइट? Yes, sir. हाँ, ठीक है, आगे बढ़े हैं। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब क्या देखो क्या क्या पार्ट है, ये हो गया, ये याद रखना, ठीक है? तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन हेमिस्फीयर वन पार्ट ऑन द अदर, ठीक है, क्लियर है? अब आंसर चाहे क्यू के टर्म में दिया हो चाहे सिग्मा के टर्म में दिया हो, कर लिया ना? ठीक है भाई? यस सर। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो पे, बट उससे पहले करंट डिफाइन करें। हाउ डू यू डिफाइन करंट? लिख लो, करंट थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज, लिख लो, करंट थ्रू ए सरफेस। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट में पहले करंट डिफाइन कर, चलो करंट डिफाइन लिख लो, करंट थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लिख लो, current through a surface is defined as rate of flow of charge, right? लिख लो, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखे? ये कोई सर, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है, कितना? करंट कैसे डिफाइन करते हो? देखो, करंट थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? करंट थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज क्या? रेट ऑफ Rate of फ्लो ऑफ flow of चार्ज। charge. चलिए आई इंस्टैंटेनियस हम बोलेंगे ऐसे, डेल्टा क्यू डेल्टा टी लिमिट, ठीक है? या चाहो तो आप ऐसे उसको डीक्यू, राइट? करंट अगर टाइम के साथ पता हो तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टैंटेनियस करंट को, ठीक है भाई? और अगर हम बड़ा सा इंटरवल लें तो हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज करंट। एवरेज करंट कैसे डिफाइन होगा? मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है, क्यू फ्लोन टिल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा करंट? Average. हाँ, तो जब भी देखो फिजिक्स में हम कभी भी किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज डिफाइन करेंगे ना, तो वहां पे दो कॉन्सेप्ट हमेशा आएगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, है ना भाई? तो याद है ये एवरेज और Yes, sir. इंस्टेंटेनियस पहले भी कभी कर रखा होगा। Yes, sir. सर ये है पावर में करते हैं, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है? वेलोसिटी में करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? एक्लेशन में करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्लेशन, एवरेज, ठीक है ना? Yes, sir. इसका मतलब पूरी फिजिक्स में कभी भी हम लोग किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफाइन करेंगे तो दो तरीके से सोचेंगे, एक एवरेज की तरीके से और एक इंस्टेंटेनियस के तरीके से, ठीक है? अब यहाँ एक खास बात क्या होती है कि अगर कुछ नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इंस्टेंटेनियस मान के ही चलते हैं, यानी कभी अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द करंट एट द स्टैंड, तो हम लोग क्या करेंगे? dq by dt करेंगे, क्या करेंगे? dq by dt की वैल्यू निकालेंगे उस स्टैंड, राइट? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस in first t seconds is given as,
ठीक है, देखो चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस इज गिवन एज q इक्वल टू 2t माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है भाई, Yes, sir. चार्ज फ्लोइंग थ्रू surface is given as q equal to 2t minus 6t square. All everything in SI unit. यूनिट का यूनिट क्या है? SI. Second, हाँ, और q का यूनिट क्या है? कूलम। Coulomb. क्या कूलम फंडामेंटल यूनिट होता है? No, sir. नहीं होता। क्या होता है? Ampere. तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो लिख सकते हो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा? Sir, A1. AT minus 80 1. minus 1. हाँ, at माइनस 1 होगा या a into t होगा? A into A T. into T. हाँ, q by t is a I, q क्या होगा? it होगा ना भाई, I क्या हो गया? एम्पियर। t क्या होगा? सेकेंड। तो क्या है होगा चार्ज का? अगर मतलब फंडामेंटल यूनिट में लिखे तो क्या होगा चार्ज? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट में लिखे तो एम्पियर सेकेंड। क्या होगा? Ampere. Ampere. डायमेंशन क्या होगा? A एटी। ठीक है ना? yes sir. चार्ज के लिए जो यूनिट होता है वो उसका सिंबल भी होता है, एम्पियर सिंबल होता है चार्ज। ठीक है, तो अगर हमको चार्ज फ्लो पूछा जाए तो हम लोग का क्या आंसर होगा? एम्पियर सेकेंड। ठीक है भाई, ओके। अब एक चीज बताइए मुझे, तो हमारा ये क्वेश्चन है q इक्वल टू 2t माइनस 6t स्क्वायर, राइट? Yes sir. ठीक है भाई, Yes. हाँ। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द एवरेज करंट इन फर्स्ट 9 सेकेंड। पहले 9 सेकेंड में एवरेज करंट क्या होगा? या फर्स्ट 8 सेकेंड बताओ, 8 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज करंट इन फर्स्ट 8 सेकेंड? ठीक है, राइट? What is the average current in first 8 seconds? And what is the instantaneous current at 8 seconds? What is the average current in first 8 seconds? यानी t is equal to 8 लेना है। Instantaneous for t is equal to 10 सेकंड। इंस्टेंटेनियस करंट भी बताना कब? 10 सेकंड पे बताइए। ठीक है, ओके, बताइए। Sir question क्या था? Charge flowing through a surface in चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस इज गिवन एज q इक्वल टू 2t माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, एवरीथिंग इन एसआई यूनिट। ये दो ही वेरिएबल दिए गए हैं, चार्ज और टाइम। तो चार्ज कूलम में है और टाइम स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? राइट? Yes, हाँ, sir. अब तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज करंट फॉर फर्स्ट 8 सेकंड एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट 10 सेकंड। दो बात पूछ रहा हूँ।
हाँ भाई, आ गया। ओके, so I'm getting instantaneous 118 और एवरेज -118। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो, ये बताओ, फर्स्ट 8 सेकंड का मतलब क्या हुआ? टाइम जीरो पे कितना चार्ज फ्लो कर चुका है? यहाँ पे 0 देखो, जीरो। Zero. और अगर हम लोग यहाँ पे 8 डाल दें तो 384 अच्छा, इसमें मैंने गलती कर दी। ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो। कितना हो जाएगा? 8 डाल देंगे तो 64 × 6 और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 64 × 6 उससे 12 करके 6 से डिवाइड कर दो। एवरेज कितना आ रहा है? -368. माइनस ना? Yes. टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल क्या है? 8 फाइनल 8। तो ये आंसर क्या आया? -368/8 क्या आएगा? ये ना भाई, 46 नहीं मुझे नहीं पता। ये -368 सही है ना? -40. मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं दोनों ऊपर अलाई कर रहा हूँ। यस और इसमें 8 की वैल्यू रखे, जो भी आ गया 64 × 6 के, और उसमें से फिर हमने ये हटा दिया। ठीक है, डन। यस क्या आ रहा है आंसर? यही आ रहा है ना? इसको यस सिंप्लीफाई कर लेना, इसको सिंप्लीफाई। -46. हाँ, माइनस कितना? -46। -46 आ गया। चलो ठीक है, मतलब डिवाइड हो गया 8 से। Yes, sir. ठीक है, -46 एम्पियर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ। आई इंस्टेंटेनियस हो गया हमारा, dq/dt होता है ना भाई। ये हो गया 2 - 12t। टाइम कितना? 8 है ना? 10 10 is 10 तो 120 -118 आ गया। Yes. माइनस का मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, उधर फ्लो नहीं हुआ, अपोजिट हो गया इधर। नहीं, यस yes, sir. ये तो सब जिधर पॉजिटिव है उधर जब तक फ्लो हुआ तो पॉजिटिव हुआ, उसका अपोजिट हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Yes, 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 sir. हाँ, No, तो sir. इस तरह से हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं किसी भी सर्किट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि हाउ टू। अब देखो, दो तरह के करंट होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस होता है और एक होता है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। करेक्ट कोशिश। तो let us go for a phenomena and then we see how we are going to create a continuous current. स्टेडी करंट कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है, एक सिचुएशन है, उसके थ्रू हम लोग कुछ चीजों को जनरेट करेंगे और उसके थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम कंसीडरिंग ए कंडक्टर। मान लो एक कोई क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर है, ऐसे शेप का है। मतलब वो हम लोग इस टाइप के शेप का कोई कंडक्टर है। ये भाई, राइट। हाँ, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है भाई, ये मान लो ये लेंथ है, क्या है?
L लेंथ का कोई कंडक्टर, राइट? है? yes sir, हाँ, ये तुम चाहो तो इसका जो हाइट है वो भी मान लो हाइट h है, b है, ये b है, जस्ट टू मेक इट मोर विजिबल मैं ये सब कर रहा हूँ, इतनी जरूरत नहीं थी। हाइट मान लिया, अच्छा ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, yes ये मेटल का मतलब ये मेटल का पीस है ऐसे, ठीक है, और बाहर से मैंने ना फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ऐसे फील्ड अप्लाई, तो आई एम अप्लाइंग फील्ड ऑन दिस सैंपल हियर लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, ठीक है भाई, राइट? yes sir, मान लो फील्ड ई अप्लाई कर दिया, क्या E तो क्या होगा बताओ, मेटल पीस के अंदर क्या होगा, बाहर से भी फील्ड ई अप्लाई किया। अभी तो मतलब इसमें मेटल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ ए कंडक्टर, free electrons हो, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या वो कंडक्टर होते हैं? yes sir, Sir. इलेक्ट्रोलाइट में क्या मूव करते हैं? Ions. आयंस, ठीक है। तो आइडिया है कि whenever we talk of a conductor, इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टर मींस फ्रीली मूवेबल चार्जेस विद इन द वॉल्यूम, ठीक है, लिख लो, ठीक है। A conductor is the state of matter which has freely movable charges in the volume, ठीक है भाई। A conductor is the state of matter which has freely movable charge. A conductor is the state of matter in which it has freely movable charge in the volume, ठीक है भाई। yes sir, हाँ, ठीक है। ये जो फ्रीली मूवेबल चार्ज इन द वॉल्यूम है, ठीक है, वो तो फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आयन कैन मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है, लिख लो, फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस कैन मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रोलाइट आयंस कैन मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, क्लियर है? yes sir, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज कंडक्टर इज मेटल, कौन है सबसे ज्यादा यूज, कौन सा है? metal, मेटल। मोस्ट कॉमनली यूज कंडक्टर इज व्हाट? metal, मेटल विच हैज free electrons, which has free electrons that can easily move throughout the volume, ठीक है, which has yes sir, free electrons that can easily move throughout the volume, यानी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल गए, वो क्या करेंगे, अगर उन पे कोई फील्ड लगाएंगे तो वो मूव कर जाएंगे, किधर चलेंगे, फील्ड कह रहा हूँ या अपोजिट? opposite, हाँ, क्योंकि उस पे जो फोर्स लगेगा वो ऑब्वियसली फील्ड के अपोजिट रहेगा, नहीं, फील्ड के अपोजिट जाने की टेंडेंसी होगी हमसे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मेटालिक से पीस मैंने लिया है, उसमें मैंने क्या फील्ड लगा दिया है, ई, कैन यू सी द डायरेक्शन ऑफ ई, ऐसे फील्ड yes, लगा दिया, Yes, sir. ठीक है। तो आप बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन इस पे एट दिस पीस, इस पीस में क्या होगा, कुछ होगा, फील्ड लगाने से कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे आ जाएंगे मेरे इधर एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, सर, इलेक्ट्रॉन से फोर्स किधर लेगा, ऑपोजिट, वो फील्ड, यानी वो किधर जाएंगे, राइट की लेफ्ट, विद दिस Left. डायग्राम किधर जाएंगे, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट, लेफ्ट वर्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर मैंने फील्ड लगाया वो इधर चलेंगे, इधर, यानी इधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ तक जाके सरफेस पे इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं, Yes, sir. यस, हाँ, इस तरह से यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ठीक है भाई, ओके। देखो मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन आके उसको फील कर देगा,
तो इन सब स्पेस में चार्ज नहीं आएगा और अल्टीमेटली क्या हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? इधर का इलेक्ट्रॉन जो गया उसको भरने के लिए तो कोई नहीं था ना भाई, बीच वाले को तो भरने के लिए था ना। ठीक है, ओके, आ रही बात समझ में? Yes. यानी इधर नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस ही, और इधर से माइनस ही गया है तो इधर प्लस। समझ में आ रहा है? ये फिर तो इस प्रोसेस में चार्ज का मूवमेंट हुआ क्या अंदर में? हुआ। अच्छा, तो अब जो अंदर फील्ड है दो फील्ड होंगे, एक तो अप्लाइड फील्ड नहीं, उसके अलावा एक इंड्यूस्ड फील्ड भी है। इंड्यूस्ड फील्ड किधर है? इंड्यूस्ड फील्ड का मतलब इस चार्ज के रिएक्शन की वजह से जो फील्ड हुआ वो किधर होगा? ऑपोजिट। यस। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ induced। ठीक है, अब जैसे जैसे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा ये इंड्यूस्ड फील्ड भी बढ़ेगा ना भाई, कि नहीं? यस सर। तो यस कब सर। तक बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा? बराबर होने तो। हाँ, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 0। मतलब ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई, नहीं? ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगी, यानी चार्जेस रेस्ट हो जाएंगे और अंदर नेट फील्ड क्या है? 0। इसी को तो स्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी सैंपल ऑफ मेटालिक सैंपल के ऊपर फील्ड लगा देंगे तो क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो बीच में चार्ज का फ्लो था कि नहीं था? था। हाँ, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो फ्लो बंद हो गया ना। यस। तो किसी भी मेटालिक सैंपल में या किसी भी कंडक्टर में जैसे कोई सडनली चार्ज का फ्लो होता है फिर रुक जाता है, तो उस तरह करंट को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिएंट करंट। क्या नाम देते हैं? अगर ऐसा कोई फ्लो क्रिएट हो रहा है चार्ज का किसी मटेरियल के अंदर जो झटके से क्रिएट होकर फिर जीरो हो जा रही है, तो उस तरह के करंट को क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं भाई? ट्रांजिएंट करंट। क्या नाम देते हैं? ट्रांजिएंट। लिख लो, लिख लो। इफ देयर इज सडन फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इफ देयर इज सडन फ्लो ऑफ चार्ज which becomes zero, ठीक है, in very small interval, such currents are called transient current। ठीक है, if there is sudden flow of charge that becomes zero in a very short interval, ठीक है, such currents are called what? ट्रांजिएंट। हाँ, इस तरह करंट को हम लोग ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। तो झटके से करंट का फ्लो हुआ और तुरंत जीरो हो गया, तो उस तरह के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? सच करंट्स आर कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिएंट करंट। ठीक है भाई? Thanks. तो Yes, sir. तो ट्रांजिएंट करंट। तो अब बताओ, इस एक आइसोलेटेड मेटल पीस के ऊपर अगर मैं कोई फील्ड भी लगा दूंगा तो क्या लगातार करंट फ्लो होगा? नो सर। हाँ, ट्रांजिएंट भले ही होगा लेकिन कंटिन्यूअस करंट तो ऑब्टेन नहीं होगा ना भाई। यस। अगर मैं कंटिन्यूअस करंट ऑब्टेन करना चाहता हूँ तो क्या करूँ यहाँ? अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक मेटालिक वायर ज्वाइन कर दिया इस एंड के साथ और यहाँ आके, अब क्या होगा बताओ? ये जो चार्जेस यहाँ आके इकट्ठा हो गए थे उसमें कुछ चार्ज ऐसे निकल के फ्लो कर जाएगा? नहीं, क्यों भाई? कुछ चार्ज इधर इधर आ जाएगा ना, उसको रास्ता मिल गया निकलने का, तेजी से आया था इधर कुछ निकल गया, तो जो निकल गया ऐसे घूमते घूमते घूमते, किसको कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो घूमते घूमते वापस यहाँ आ जाएगा, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही यहाँ आएगा अब ये क्या करेगा? यहाँ से जो टेंडेंसी थी नेगेटिव चार्ज को जाने की, थोड़ा सा इधर से आके ये भी दे दिया। अब क्या हो गया? फिर ये इधर मूव करके आया, फिर इधर से आ गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये? सर्किट। Continuous flow. मतलब एक क्लोज लूप मिल जाएगा मूव करने के लिए चार्जेस को। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है भाई? यस ओके, सर। Yes, sir. देख लो, टू गेट स्टडी करंट, इसी चीज को लिखो लो,
to get a steady current, we require a closed loop of conductor. ठीक है भाई? To get a steady current, we require a closed loop of conductor. conductor. ठीक है? So that charges can, ठीक है, move in that loop. ठीक है? Okay? Okay? Yes, sir. हाँ. And such a loop is called what? इलेक्ट्रिकल सर्किट. उसी को इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे. ठीक है भाई? राइट? इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं. इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब यही है कि आपके पास एक क्लोज रास्ता होना चाहिए तो दैट के चार्जेस एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस पॉइंट पे आ जाए. ठीक है? क्लियर है भाई? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो में जाते हैं तो इसी डायग्राम के साथ हम लोग समझ सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं. ठीक है? अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पे हमने अप्लाइड फील्ड लगा दिया और इंड्यूस्ड फील्ड भी लगा दिया. अब जो इंड्यूस्ड फील्ड की टेंडेंसी है वो क्या अप्लाइड फील्ड नेट फील्ड को कम करने की है. तो अगर क्लोज लूप नहीं होता तो नेट फील्ड क्या हो जाता? जीरो हो जाता ना भाई. Yes. क्लोज लूप अगर नहीं होता तो नेट फील्ड लास्ट में जीरो हो जाता ना. स्टैटिक कंडीशन आ जाती. और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? Zero. Zero. जीरो हो जाता. लेकिन अगर मान लो क्लोज लूप क्लोज कर देंगे तब भी क्या नेट फील्ड जीरो हो जाएगी? No, sir. नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर नेट फील्ड जीरो हो जाएगा फिर लगातार मोशन कैसे जनरेट होगा? इसका मतलब नेट फील्ड कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा ना. ऑब्वियसली उतना नहीं रहा होगा जितना हमने अप्लाई किया है. इंड्यूस कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन होता ही है चार्ज का. ठीक है? Yes, sir. But at the same time, obviously, there will be two types of fields, E induced and E applied, and they are not cancelling. So there is some net field, right? Yes, sir. तो अब मान लो स्टेडी स्टेट आ चुका है. क्या आ गया है? और नेट फील्ड जो अंदर है उसको चलो हम लोग EN नाम दे रहे हैं. क्या EN नाम दे रहे हैं या कुछ और नाम दे रहे हैं? Sir, चलो आपने ऐसा करते बोर्ड हैं, पर ये एक काम करते हैं. यहाँ पे E जो है ना, E को मैंने E अप्लाइड कर दिया. क्या किया? E apply. और इंड्यूस्ड फील्ड इंड्यूस्ड हो गया. तो नेट फील्ड को मैंने E नाम दे दिया. तो E क्या हो गया? Yeah. E अप्लाइड माइनस E इंड्यूस्ड. ये ना. तो अब चलो हम E के टर्म में बात करेंगे. ठीक है भाई? E का डायरेक्शन किधर है? Positive की तरफ. राइट की तरफ. नहीं नहीं, E का डायरेक्शन इंड्यूस्ड माइनस में लिया ना, राइट की तरफ है. Yes. हाँ. ये इस फील्ड को मैंने अभी ये नाम दिया. अब बताओ इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन है बीच के स्पेस में कहीं भी है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये कोई इलेक्ट्रॉन. ठीक है? तो बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन को मान लो मैंने पॉजिटिव मान लिया है. QE. तो E. व्हाट इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन? ऐसे लिखेंगे ना भाई? Yes, sir. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ऐसे बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यानी अगर हम किसी आइसोलेटेड किसी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन देखें तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम. ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो. लिख लो, टॉपिक का नाम दे दो मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो. ठीक है? करंट कैसे होता है, लूप क्या होता है, ये तो समझ में आ गया ना हमको. करंट डिफाइन कैसे करते हैं समझ में आ गया. अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है भाई? Yes, sir. हाँ. तो अब आपने देख लिया कि जो स्टेडी स्टेट आने के बाद अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें फोर्स कितना लग रहा है? ई लग रहा है. लेफ्ट साइड में लग रहा है तो माइनस ई लिख देंगे. और एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस ई बाय एम. ठीक है भाई? Yes, ठीक sir. है? तो ये जो एक्सेलरेशन है इसके साथ मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला, इधर चला, इधर, क्या ये ऐसे ही जाता रहेगा? क्या एकदम ब्लैंक स्पेस है ये बीच का स्पेस? ऐसे ही चलता चला जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा या कुछ होगा इसमें?
मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो चलो ठीक है मूवेबल है freely, लेकिन क्या उस सैंपल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मूवेबल है? क्रिस्टल repeat. लैटिस में इलेक्ट्रॉन तो फ्री होकर एटम से फ्री होकर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना भाई? क्या जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी मूवेबल है, वो स्टेशनरी है? Yes, sir. हाँ, अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना, अंदर क्या होता है, अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो एटम होता है वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा होता है, पोजीशन नहीं छोड़ता है, लेकिन अपने मेन पोजीशन पे क्या कर रहा होता है, थर्मल वाइब्रेशन हो रहा है। क्या होता है? अरे बस उनमें, Yes, sir. अरे ये तो सॉलिड का आइटम है ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन के बाद क्या कर रहा है? Vibrate. हाँ, तो अब ये देखो, इसका मतलब ये ब्लैंक स्पेस तो है नहीं, बीच में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है छोटी छोटी जगहों पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, ये क्या फ्रीली जाता रहेगा या कहीं टकराएगा? मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज एटम है, उससे टकरा गया और इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इधर इधर हो गई, ठीक है? राइट, समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे ये बताओ कि इसका मान लो जिस समय मैं इस इलेक्ट्रॉन को, इसको मैं आइथ इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? आइथ इलेक्ट्रॉन। तो जिस समय मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस समय मैं ऑब्जर्व करूँ उससे कुछ देर पहले मान लो इसका कोलिजन हुआ था और कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी यू आई थी, तो अभी क्या वेलोसिटी हो जाएगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन एट दिस टाइम? अभी मान लो इसका जो लास्ट कोलिजन था ना वो टी आई टाइम पहले हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? लास्ट कोलिजन से लेके अभी तक तो ये तो कांस्टेंट फील्ड में मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तुम जानते हो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस at। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यही होता है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट कोलिजन से लेके अभी तक ये क्या कर रहा था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा था। अभी अगर पूछे व्हाट इज द इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना भाई, vi इक्वल टू ui प्लस a e इनटू ti, Yes. बोलेंगे ना? बोलिए। Yes, sir. हाँ, लेकिन अभी अगर ये मेरे से ये पूछ लिया जाए, यानी ये टर्म ये बन गया, क्या देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ui तो मुझे पता नहीं है, लास्ट कोलिजन पर इसका क्या वेलोसिटी था, जो कांस्टेंट है वो तो पता है ना हमको, ऐसे ले सकते हैं ना इसी को, क्या ए की वैल्यू रख दी माइनस ई बाई एम, क्लियर है? Yes, sir. व्हाट इज टीआई? या लिख लो टीआई इज द टाइम सिंस लास्ट कोलिजन ऑफ ith इलेक्ट्रॉन। हियर टीआई इज द टाइम सिंस लास्ट कोलिजन ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, राइट? हियर टीआई इज द टाइम सिंस लास्ट कोलिजन ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, क्लियर है भाई? Sir, last collision क्या हो? लास्ट कोलिजन का मतलब हम जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को अभी देखा, ठीक है, तो इससे कुछ देर पहले उसका कोलिजन हुआ होगा, मालूम किसी इलेक्ट्रॉन को अभी देख रहे हैं, इससे बहुत अब मैं देख रहा हूँ उससे 0.1 सेकंड पहले हुआ होगा ना कोई कोलिजन, 0.01 सेकंड पहले या 1 माइक्रो सेकंड पहले, कुछ देर पहले तो कोलिजन हुआ होगा ना। ये हर एक इलेक्ट्रॉन का तो बार बार कोलिजन हो रहा है, इधर जाता है फिर टकराता है, फिर निकलता है फिर टकराता है, फिर निकलता है फिर टकराता है, और हर एक टकराने में उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, अब इससे टकरा गया तो हो सकता है इससे टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी इधर हो गई या इधर हो गई या इधर हो गई, कुछ भी हो सकता है ना भाई, बात आ रही समझ में? लास्ट टाइम सिंस लास्ट कोलिजन वर्ड क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, टाइम सिंस लास्ट कोलिजन का मतलब ये हो गया, अभी हम किसी इलेक्ट्रॉन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका अभी से कितना देर पहले लास्ट कोलिजन था, तो मुझको पता नहीं, मैंने मान लिया टी टाइम पहले, ठीक है, और उस कोलिजन के जस्ट बाद इसका वेलोसिटी मान लिया ui था, तो अभी क्या वेलोसिटी होगी, ये होगी vi इक्वल टू ui माइनस e बाई m ti, कोई दिक्कत नहीं? No, sir. No, ठीक है, sir. अभी अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, देख लो एट दिस इंस्टेंट
एवरेज क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओ। क्या होना चाहिए भाई? वी एवरेज हम क्या लिखे, यहां लिख दूं? सारे वेलोसिटी का वेक्टर सम भाई, यही होना चाहिए ना हमारा, क्या भाई? सारे वेलोसिटी का जो वेक्टर सम होगा भाई, यही होगा ना? So, हाँ बोले। यानी अभी इस स्टैंड so पे average एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्टैंड पे सारे की जो भी वेलोसिटी है उन सब वेलोसिटी का वेक्टर सम करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वही इस स्टैंड की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ना। मान लो एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है और सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो पूछेंगे दोनों का एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो क्या आंसर दोगे? sum by 2. हाँ, वेक्टर सम बाई 2 करोगे ना, वेलोसिटी तो वेक्टर होता है ना। अगर मैं पूछी मान लो सैंपल में एन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? सिग्मा वी बाय एन बोलेंगे ना भाई, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Sir, वो all the collisions लिखा है। क्या ऑल द कॉलेज? तो नीचे आपने at this instant every velocity बोल था क्या? वो गड़बड़ लाइन हो गई, एट द स्टेट एवरेज वेलोसिटी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मतलब गलती से कॉलिजन लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन 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 करो इसको इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है भाई, गलती से मैंने लिख दिया, एट द सिस्टम एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? Yes, sir. Yes, हाँ गलती से लिख दिया, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द, समझ में आ रहा है ये? अब बताओ, yes, अब अगर sir. मैं सिग्मा वी आई रखूंगा तो क्या क्या रिजल्ट आएगा? यानी अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा यू आई, बिकॉज एडिशन में जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो हम बाहर निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड नेट फील्ड इनसाइड, वो सब तो मास ऑफ रेडिएशन तो कांस्टेंट है ना भाई। Yes, sir. इस पूरी कहानी को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? Yes. अच्छा ये बताओ, लास्ट कोलिजन के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी रहेगी वो तो रैंडमली डायरेक्टेड रही होगी, वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है ना, जी क्यों? सर। Yes, sir. लास्ट कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी रहेगी वो तो रैंडमली डायरेक्टेड रही होगी, तो इसका मतलब सिग्मा यूआई क्या देगा हमें? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी चीज का हो रहा है तो उसका वेक्टर सम करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। जीरो मिलेगा, बिल्कुल सही। ये तो हो गया जीरो, इसका मतलब क्या आया, मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिख दूं रिजल्ट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसी रिजल्ट, ये देखो मैं यहाँ से यहाँ तक चला, फिर मैं यहाँ से यहाँ चला, ठीक है? पहले मैं यहाँ से यहाँ चला, पहले मैं ये ऐसे चलते हुए ऐसे चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, क्यों भाई? अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, जाऊं, इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, ये क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया, यानी क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया सिग्मा टी आई बैन, समझ में आ रहा है? इस वर्ड को ध्यान से देखना भाई, आ रही बात समझ में? Sir, ये zero कैसे हुआ, एक बार फिर से explain देखो करो। जीरो का मतलब ये हो गया कि किसी भी कोलिजन के बाद किसी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Yes, sir. हाँ, रैंडमली, तो जब हमारे सैंपल में लाखों करोड़ पार्टिकल्स हैं और सभी का वेलोसिटी अगर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? मतलब सारे वेलोसिटी का सम क्या होगा? मान लो एक क्वांटिटी प्लस एक्स की तरफ है, दूसरा माइनस एक्स की तरफ, तो प्रॉपर साइन के साथ अगर सम करेंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा? Yes, sir. उसी तरह से जब सारी वैल्यू ले रहा है तो सभी डायरेक्शन सिमेट्रिकल है, जैसा प्लस वैसा ही माइनस, जैसा ही प्लस वाई वैसा ही माइनस वाई, जैसा प्लस जेड वैसा ही माइनस वाई, तो सबका जब वेक्टर सम करेंगे तो क्या आएगा मेरे?
जितना एक्स कंपोनेंट Zero. पॉजिटिव में आएगा उतना एक्स कंपोनेंट नेगेटिव में आएगा, जितना वाई कंपोनेंट पॉजिटिव में आएगा उतना नेगेटिव में, सबका सम जीरो हो जाएगा ना भाई। देखो Yes, ये sir. वाला जो टर्म है ये हो गया जीरो, और ये सब कांस्टेंट आ गया, और ये एन को यहाँ लिख दिया, तो ये बन गया ना, ये समझ आ रहा है। जी सर। मेरा वही स्टेप अब ये दे रहा है, ठीक है। ओके सर। ओके, सर यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। m is mass of electron, small m is the mass of electron, small e charge on electron, e is the net field inside, ti is the time since last collision, ठीक है, और सिग्मा ti हो गया टाइम सिंस लास्ट कोलिजन का सम बाय एन, ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ, अब यहाँ मैं एक बात तुमको समझा रहा हूँ, ध्यान देना, बड़ा कॉन्सेप्चुअल बात, जो सिग्मा ti बाय एन है ना, ठीक है, ये जो सिग्मा ti बाय एन है, यानी टाइम सिंस लास्ट कोलिजन अपॉन टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, वो और एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है, एक ही चीज है, लिख लो, सिग्मा ti बाय एन इज इक्वल टू द एवरेज टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन्स कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, लिख रहे हो, एवरेज ऑफ टाइम सिंस लास्ट कोलिजन इज इक्वल टू द एवरेज टाइम इन कंसेक्यूटिव कोलिजन, ठीक है, एवरेज ऑफ द टाइम सिंस लास्ट कोलिजन इज इक्वल टू एवरेज टाइम सिंस लास्ट कोलिजन इज इक्वल टू क्या, एवरेज ऑफ द टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन, ठीक है, ओके, एवरेज टाइम सिंस लास्ट कोलिजन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन, Conjugative. एंड दिस टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, यानी टाउ से मैंने रिप्रेजेंट किया, टाउ को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस टाइम इज Relaxation. कॉल्ड व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ओके, which is inversely proportional to the random speed of electrons, which is inversely proportional to the temperature dependent random speed of the electron, which is inversely proportional to the temperature dependent random speed, ठीक है, राइट, Time. हाँ, and average distance between consecutive molecule, and average distance between consecutive molecule, ठीक है भाई, सर हाँ, यानी एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, उसके बाद हमारा क्वेश्चन अपने आप से। ये तो मैं गैस सैंपल, तुमको याद होगा ना, गैस सैंपल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहते हैं ना भाई, Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रैंडम स्पीड बढ़ जाता है, तुमको पता होगा, नहीं, और टेम्परेचर घटा देते तो रैंडम स्पीड कम हो जाता है, पढ़ा होगा ना तुमने थर्मोडायनेमिक्स में, Yes, sir. हाँ, तो वही चीज यहाँ होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन सैंपल होता है टेम्परेचर की वजह से वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं छोटा सा फैक्टर अप्लाइड फील्ड लगा रहा हूँ, अप्लाइड फील्ड से थोड़ी सी वेलोसिटी आती है, मेजर जो उनकी वेलोसिटी होती है तो उनकी रैंडम स्पीड ही होती है जो टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स की मेजर स्पीड होती है वो रैंडम स्पीड होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन फील्ड का, ठीक है, तो ये जो टाइम है एवरेज टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन रिलैक्सेशन टाइम, इसको फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये एवरेज स्पीड पर डिपेंड करती है, और एवरेज स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्यों, जितना ज्यादा तेज चलेगा उतना तेजी से कोलिजन होगा ना भाई, उतना तेजी से कोलिजन होगा तो एवरेज टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन कम हो जाएगा ना, Yes, sir. तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा, कम कम हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमारा जो वी एवरेज आ रहा है ना, वी एवरेज यहाँ पे जो आ रहा है, वी एवरेज
ठीक है, वो कितना हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, क्या हमारा आ गया, वी एवरेज, याद रखना इसको। इसको वी एवरेज वेलोसिटी जो आते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये समझ में आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टाउ। समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, बढ़ेगा। हाँ, यस ध्यान से। सर। अरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडम स्पीड बढ़ेगा, रैंडम स्पीड बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा ना, यस सर। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो ये ध्यान देना कि जब आप किसी सैंपल ऑफ कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, रैंडम स्पीड बढ़ती है लेकिन टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन कम होता है, तो ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी कम हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है भाई, जी सर। ठीक है, यस हाँ ठीक है। तो जब आप किसी मेटालिक पीस की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो रैंडम स्पीड है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, यस सर। और ये एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, ओके। ओके ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन मैंने कर दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यानी एक मेटल सैंपल में इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हैं। ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, और उस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं चलते हैं, क्योंकि जैसे थोड़ा दूर जाता है टकरा जाता है, फिर टकरा जाता है, तो ऑन एन एवरेज वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ ठीक है भाई, और उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, राइट। यस सर। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अब चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दिस रिजल्ट नाउ, राइट। नो सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने डिराइव कर लिया, मैं इस रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे इसलिए जरूरत है कि आगे के फॉर्म में मुझे जरूरत है उसकी। I have got the formula of drift velocity. I repeat again. Now I'm going to write it in this corner, at this corner. I have got this relation VD, drift velocity. VD का मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना भाई, क्या इक्वेशन क्या आया था, माइनस ई कैपिटल ई एंड इनटू टाउ। क्लियर है भाई, ये आ गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे लिए। दिस इज द ड्रिफ्ट। ठीक है भाई, अब वापस में मेटल सैंपल में चला जाता है, यानी ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन इसी वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है भाई, जी सर। हाँ अब देखिए वापस साइड व्यू ले लेता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा ये बताओ, मान लो एक क्रॉस सेक्शन मैंने मार्क कर लिया, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पी तो इधर था ना भाई, इलेक्ट्रॉन की तो वेलोसिटी इस तरफ आ गई ना, वीडी आ गई, एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं। ठीक है, क्या तो बताओ, dt टाइम में कितना दूर का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पहुंच जाएगा, dt टाइम में कितना दूर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए ले लेते हैं, कैपिटल ए,
बताओ dt टाइम में कितना दूर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा? बोलो ना। अरे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर vd है तो dt टाइम में कितना दूर का इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएगा? VDD। हाँ, यानी इस बीच के सारे इलेक्ट्रॉन इस डॉटेड सेक्शन को क्रॉस करेंगे ना। ये वाला अगर यहाँ पहुंच गया तो यहाँ वाला तो क्रॉस कर ही गया ना भाई, यहाँ वाला तो क्रॉस कर ही गया ना, यहाँ वाला तो क्रॉस कर ही गया ना। यस सर। तो वो तो कितना वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया dt टाइम में? तो a vddt, क्यों भाई? बोलिए। Yes. Yes, sir. और मान लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया? ठीक है। Yes, sir. तो कितना चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल है, तो कितना चार्ज क्रॉस कर गया इस सेक्शन से, डॉटेड सेक्शन से? कितना? E charge. हाँ, तो इसको हम लोग लिखते हैं dt टाइम में इस डॉटेड सेक्शन से इतना चार्ज हो गया नहीं। तो वो तो करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट को अगर मैं आई कहूँ तो आई क्या होगा? dq बाई dt होगा। AVD N. हाँ, लेकिन एक काम करिए, जो dq फ्लो किया ये तो निगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो किया ना, तो हम लोग निगेटिव चार्ज के फ्लो को इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज से रिप्लेस कर देते हैं। तो माइनस में dq जो है इधर निगेटिव चार्ज इधर फ्लो किया और vd में भी निगेटिव है, तो हम लोग जो वैल्यू देंगे फ्लो का, पहले तो एक e का माइनस ई डाल दिया क्योंकि माइनस ई को निगेटिव चार्ज है, और vd में भी निगेटिव है ना भाई, Yes, sir. vd में क्या है? निगेटिव है ना। तो ये क्या Yes. पूरा टर्म जो फ्लो ऑफ चार्ज हुआ यहाँ से, यहाँ पे वो निगेटिव ये निगेटिव सब डाल दिया हमने, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? a dd इंटू ई इंटू एन, ठीक है। और vd नहीं, माइनस vd, ठीक है। अब vd की वैल्यू यहाँ से डाल दी हमने, vd की वैल्यू है पुट इट, ठीक है। vd की वैल्यू यहाँ से डाल दी तो क्या बन गया ये? क्या यस, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं? ई स्क्वायर ई आई कैपिटल एन आओ, ठीक है, ऐसे लिख दिया इनटू एरिया, राइट? Yes. Into. नहीं, तो देखो जो dq है ना उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस ए वी डी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, समझ में आया? आई होता है dq बाई dt, तो व्हाट डू यू गेट? आई। Yes, sir. n कहाँ गया इसमें? n भी तो होगा भाई। जी हाँ, सर. एक n भी तो होगा, n छूट गया, हाँ, ठीक है भाई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, आई का जो फॉर्मूला हो गया क्या हो गया? माइनस n ई ए वी डी, यही हुआ ना। माइनस का मतलब क्या हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपोजिट करेंगे फ्लो होगा, ठीक है भाई। Yes, sir. ओके, और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख जी दूँ सर. तो करंट का जो फॉर्मूला हो गया हमारा क्या हो गया? n ए आओ सबको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऐसे, इनटू फील्ड ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई। ओके, Yes, राइट? sir. सर हाँ बोलिए बोलिए। कुछ नहीं किया, मैं वीडी की वैल्यू रख दूँ। अरे वीडी का वैल्यू रख दिया ये वाला इसमें, क्लियर है? सर वो ये समझ नहीं आया कि ये AVDDT कैसे होगा सर, क्यों तो हाँ, बस तो N ही होता है एक मिनट, ए क्या है यहाँ पे बताओ? कैपिटल ए क्या मैंने लिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, तो dt टाइम में कितना दूर वाला इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन में, डॉटेड वाला जो क्रॉस सेक्शन में पहुंच जाएगा, ये बताओ। सर VDDT। इसका मतलब क्या होगा? कितना वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर लेगा? AVDDT।
क्या ए बी डी डी टी करेगा ना? यस सर, पर यूनिट वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन मान लिया, क्या माना एन क्या यहाँ पे? व्हाट इज एन हियर? इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यस सर, नंबर ऑफ क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ वही तो मूव कर रहे हैं ना, और बाकी थोड़ी move कर रहे हैं। हालांकि ये भी लाखों करोड़ों में है ना, ठीक है। तो वो डाल दिया, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस ई। यस सर, ये फॉर्मूला बन गया नहीं? ये तो चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को ही तो हम लोग करंट बोलते हैं। यस सर, तो डी टी हटा दिया तो क्या आ गया फॉर्मूला? ठीक है, ओके। यस सर, और हाँ, अभी लेकिन एक बात है, देखो एक्चुअली मैं अगर यूनिट एरिया ले रहा हूँ, मैं मान लो यूनिट एरिया ही ले रहा हूँ, तो यूनिट एरिया में जो चार्ज का फ्लो होगा, तो डी क्यू जो है वो ये हो गया ना, हो गया यूनिट एरिया ले रहा हूँ तो, ठीक है। यूनिट एरिया अगर ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये हटाते चला जा रहा है। अब यूनिट एरिया में जो फ्लो होता है चार्ज का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, तो डी आई अपन डी टी, उसी को जे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग जे बोलते हैं। चलो भी रहने दो, जे इज अ टर्म दैट इज, मान लो डीक्यू चार्ज फ्लो किया है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम, तो जे हो जाएगा एन ई वी डी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. माइनस एन ई वी डी, और वी डी की वैल्यू रख दिया, तो हमारे पास जे जो है वो क्या हो गया? जे हो गया ये एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये एरिया तो होता ही दिया ना भाई, समझ में आ रहा है? करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया, इसका डायरेक्शन हमेशा जो होता है वीडी के अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? VD. करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा वीडी का अपोजिट होता है, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया क्या है? ये करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी कहते हैं, और ये फॉर्मूला आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, करंट डेंसिटी फॉर्मूला में कौन कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज होगी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? ये अलग अलग मेटल में अलग अलग होगा ना भाई, कॉपर में कुछ और होगा, एल्यूमिनियम में कुछ और होगा ना। एन किसी का स्टिक है? मेटल की, किसकी? Metal. हाँ, और ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो इस पूरे यूनिवर्स में सब जगह सेम ही होता है, ठीक है। Yes, sir. और रिलैक्सेशन टाइम किसी का स्टिक है? मेटल की टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक है, Metal के temperature dependent. और एम क्या है? Mass of स्मॉल एम, electron. मास और तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। तो क्या ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है Yes. वो मेटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है? जी सर. सबको मिला के हम लोग इस पूरे टर्म को हम लोग सिग्मा का नाम देते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द मेटेरियल का नाम देते हैं, यानी इस पूरे को हम सिग्मा नाम देते हैं। सिग्मा ही लिख रहे हैं, देख लो हियर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हियर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। हियर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल बट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल बट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सिग्मा का क्या होगा भाई? मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कम हो इसमें, जाएगा. हाँ बिल्कुल सिग्मा कम हो जाएगा, ठीक है। और जानते हो रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा को क्या नाम देते हैं? सिग्मा का जो रेसिप्रोकल है उसको क्या नाम देते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या Resistivity. लिख लेना इसको, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल। सिग्मा और ये वाले रेसिप्रोकल मतलब सिग्मा और रो दोनों किसी क्या है? मेटल की टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल
बट टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब एक ही मेटल की जो सिग्मा होगी वो हायर टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो सिग्मा कम होगा, ज्यादा होगा भाई? कम होगा। और रो बढ़ेगा। हाँ, ये जो फॉर्म आ रहा है ना हमारा जे इक्वल टू सिग्मा ई या जे इक्वल टू डी बाई, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? वेक्टर, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स। हाँ लिख लेना इसको। तो ये हमने ओम्स लॉ किया। हाँ, अब आ गया ना ओम्स लॉ, तुम देखो नॉर्मल ओम्स लॉ तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? जे हो जाता है आई बाई ई, क्या होता है वी बाई एल, ठीक है? तो जो वी बाई आई होता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो रो एल बाई आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो रेजिस्टेंस की बात चलो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। बाकी समझ में आ गया वेक्टर फॉर्म, ये मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो यही है, मतलब किसी भी कंडक्टर में जो बेसिक फ्लो ऑफ करंट का मैकेनिज्म यही है। क्या होता है, हम जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक नेट फील्ड जनरेट हो जाता है, एक लूप कंप्लीट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इतने आगे जाता है टकराता है, क्या करता है? टकराता है, ठीक है? और टकराता है तो फिर उसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाती है, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो ये होता है, जिसको हम रेडिएट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है? ओके, रेडिएट वेलोसिटी ये आ जाता है, यस सर। ठीक है? यस सर। फिर रेडिएट वेलोसिटी के टर्म में हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है? तो उसमें हम लोग ये देखते हैं फील्ड के अलावा जो टर्म आ रहा है मेटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है, उसको हम लोग सिग्मा या रो नाम देते हैं, ठीक है भाई? तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, राइट? यस सर। हाँ, अब इसके साथ हम लोग अब आगे देखो, आगे वर्क करना थोड़ा सा इजियर होगा, लेकिन समझने में थोड़ा सा जरूरी इसलिए है क्योंकि अच्छे एग्जाम्स में ना आजकल कई बार ना अलग अलग लाइन से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लो, एक मेटल में हमने कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है? ओके यस सर। ओके, और ऑप्शन डाल दिया बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रैंडम स्पीड, एवरेज ऑफ रैंडम स्पीड इंक्रीजेज, ठीक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज बट एवरेज ऑफ रैंडम स्पीड डिक्रीजेज, ठीक है? ये अब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, एक इंक्रीज करेगा, सारे ऑप्शन डाल दिए, क्या आंसर होगा बताओ? The temperature of a conductor is increased. What happens to their average random speed and what happens to their average velocity? बताओ क्या बोलो? रैंडम एवरेज वेलोसिटी स्पीड का, इंक्रीजेस, एवरेज वेलोसिटी डिक्रीजेस। हाँ बिल्कुल, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, ठीक है ना? रैंडम स्पीड बढ़ गया क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्पीड रैंडम वेलोसिटी तो जीरो ही होती है, तो रैंडम स्पीड की बात है, ठीक है भाई? यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आया? लेकिन ये तुमको तब समझ में आएगा जब तुमको बेसिक मैकेनिज्म पता हो, नहीं तो ये क्वेश्चन तुम सोच आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इट्स नॉट दैट कि जस्ट हम फार्मूला निकालने वी इक्वल टू आई आर फिर उसके साथ वर्क करते हैं,